गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म करके रेस्पिरेटरी बेड पढ़ा था और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था, जिसमें मैं आपको इनहलेशन और एक्सहेलेशन का पूरा कंसेप्ट समझा के गई थी। फिर हमने नॉर्मल ब्रीदिंग भी डिस्कस किया, फोर्सफुल ब्रीदिंग भी डिस्कस किया। नॉर्मल इनहलेशन और फोर्सफुल इनहलेशन दोनों ही एक्टिव प्रोसेस थे, लेकिन नॉर्मल एक्सहेलेशन पैसिव था और फोर्सफुल एक्सहेलेशन एक्टिव था। सब मसल्स मैंने समझा दी थी उसके अंदर। अब उसी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के नीचे हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट या एक नोट लिखेंगे, सब रिलेटेड है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ही। तो लास्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग था, वो ओवर हो गया है। उसके नीचे एक नोट लिखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के नीचे एक नोट। सुनो अब ध्यान से। जब हम ब्रीदिंग करते हैं मेनली विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम मसल्स, याद है डायफ्राम की मसल्स थी फ्रेनिक मसल। तो जब मेनली सिर्फ फ्रेनिक मसल्स ऊपर नीचे हो रही हैं और ये जो थी ना इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स के बीच में, इनका रोल प्ले बहुत ज्यादा नहीं है, तब हम उस ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। क्या बताया था मैंने? डायफ्राम के नीचे वाले सब पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं। तो जब डायफ्राम ऐसे गया, एब्डोमेन पे धक्का, फिर छोड़ दिया, फिर धक्का, फिर छोड़ दिया। तो जब ब्रीदिंग होती है विद हेल्प ऑफ डायफ्राम मसल्स, उसे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और जब ब्रीदिंग मेनली होती है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि डायफ्राम वाली मसल्स काम करेंगी तो इंटरकॉस्टल काम नहीं करेंगी, करेंगी तो सही, लेकिन हम कह रहे हैं द ब्रीदिंग, द नॉर्मल ब्रीदिंग विच वी डू मेनली विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम मसल, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और नॉर्मल कंडीशंस में वही ब्रीदिंग डोमिनेंट होती है, तभी तो हम उसे नॉर्मल ब्रीदिंग कहते हैं, इनवॉलेंट्री। लेकिन अगर ऐसा हो कि डायफ्राम का मूवमेंट तो हो ही रहा था, लेकिन साथ साथ ये जो कॉस्टल मसल्स थी, कॉस्टल मसल्स मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, यानी कि रिब्स के बीच बीच वाली मसल, अगर इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बहुत डोमिनेटिंग हो जाए, उस ब्रीदिंग को थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं। क्यों? डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा थोरैक्स है। अब जो है हमारा थोरैक्स का मूवमेंट कॉन्स्पिशियस दिखने लगेगा। कॉन्स्पिशियस मतलब दिखने लगेगा सामने से कि हाँ चेस्ट पार्ट मूव कर रहा है इंसान का, इंसान जोर जोर से सांस ले रहा है, हाँफ रहा है, यानी कि फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहा है। तो हम देखो नोट में क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब तक ब्रीदिंग हो रही है मेनली विद हेल्प ऑफ डायफ्राम मसल्स, उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। जब ब्रीदिंग हो रही है विद हेल्प ऑफ कॉस्टल मसल्स, कॉस्टल कहो या इंटरकॉस्टल कहो एक ही बात है, उसको कहते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग। मतलब नीचे ऊपर हो रहा है तो एब्डोमेन पर धक्का लग रहा है, और ऐसे ऐसे हो रहा है, चेस्ट पार्ट कॉन्स्पिशियसली मूव कर रहा है, मतलब आंखों से दिखने वाली मूवमेंट है, तो उसे थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि जब आप नॉर्मली रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हो, जैसे इस समय आप वहां हो, मैं यहाँ आराम से अपना नॉर्मल ब्रीथ कर रही हूँ, ये वाला ब्रीदिंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। हमारा डायफ्राम एब्डोमिन पे धक्का मार रहा होगा, लेकिन हमें रियलाइज नहीं हो रहा। और अगर कोई पूछे कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, बहुत विगरस एक्टिविटीज करते हैं, उस समय कौन सी? थोरैसिक ब्रीथिंग। तब हम ऐसे करने लगते हैं ना कि अब सांस चढ़ गया है, मतलब अब कौन सी वाली मसल्स भी ज्यादा काम कर रही हैं? कॉस्टल मसल। तो याद रखना है, डायफ्राम वाली मसल कभी काम नहीं रोकेंगी, चाहे एक्सरसाइज कंडीशन हो चाहे नॉर्मल कंडीशन हो। कॉस्टल वाली मसल नॉर्मली काम करती हैं, लेकिन इतना कम कि दिखता नहीं है, और एक्सरसाइज के समय वो बहुत ज्यादा काम करने लगती हैं, तब हम उसे थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, तो लिखो पहले इतने पॉइंट नोट के अंदर। नंबर 1,
when breathing is done mainly with help of muscles of diaphragm, लिखेंगे नोट में नंबर 1, when breathing is done mainly with help of muscles of diaphragm, comma, it is called abdominal breathing. हाईलाइट करो, when breathing is done with help of muscles of diaphragm, it is called abdominal breathing. अब लिखो नंबर 2, बोल रही हूं मैं, when breathing is done, when, second point, when breathing is done mainly with help of costal muscles, costa मतलब होता है रिब, तो रिब के बीच वाली मसल्स. रिपीटिंग, when breathing is done mainly with help of costal muscles, then it is called thoracic breathing. When breathing is done mainly with help of costal muscles, when breathing is done mainly with help of costal muscles, comma, then it is called thoracic breathing. Then it is called thoracic breathing. Number 3, under normal resting condition, जब हम नॉर्मली आराम से बैठे होते हैं उसे रेस्ट कंडीशन कहते हैं. अंडर नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन, कॉमा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग डोमिनेट. देख रहे हो, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही सिर्फ वो होती है, मैं कह रही हूं डोमिनेट करती है. अंडर, थर्ड पॉइंट लिखना है, अंडर नॉर्मल resting condition, under normal resting condition, abdominal breathing dominates. Abdominal breathing dominates. Number 4, during exercise, thoracic breathing becomes prominent या dominant. During exercise, thoracic breathing becomes dominant and the chest movements become conspicuous. सामने से दिखने लगेंगे. During exercise, thoracic breathing becomes dominant and the chest movements become conspicuous. ठीक है, ये हुए 4 पॉइंट्स. अब नेक्स्ट सुनना.
अगर कोई चाहे तो सिर्फ डायफ्राम की मदद से सांस ले सकता है। स्टेटमेंट सुनो। अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सेल विदाउट यूजिंग रिब्स एट ऑल। अगर कोई इंसान खुद को ट्रेन कर ले कि मैं अपने आप को हांफने नहीं दूंगा और ऐसा नहीं होने दूंगा कि रिब्स की मसल यानी कि कॉस्टल मसल्स को मैं अपने थोड़े से कंट्रोल में लाऊंगा। मैं ये नहीं कह रही वो वॉलेंट्री मसल्स हैं, ट्रेनिंग से बार बार ऐसा ट्रेन करा जा सकता है कि मैं सिर्फ इतना सांस लूंगा कि मेरा डायफ्राम का मसल मूव होगा और रिब्स के मसल्स मूव नहीं होंगे। ये बात का लॉजिक है, कैसे ट्रेनिंग होती है मसल्स को, कैसे ये बात सिखाया जा सकता है, कैसे अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो सकता है, वो उतना नहीं जानना आपको। अगर कल को पेपर में स्टेटमेंट आती है कि ऐसा किया जा सकता है कि बिना रिब्स की मसल्स यूज किए हम सांस लें, तो आप कहोगे ऐसा हो सकता है। ठीक। दूसरी बात, आपके लेवल पे जितने भी रेफरेंस बुक्स है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, इन फीमेल थोरैसिक ब्रीदिंग इज डोमिनेंट। फीमेल मेल से कोई मतलब नहीं है, जो भी सब नॉर्मल हैं मेल फीमेल, सबके अंदर एक्सरसाइज में थोरैसिक ब्रीदिंग डोमिनेंट और नॉन डोमिनल ब्रीदिंग। वो जो आपकी किताबों में लाइन लिखी है वो लाइन एक्चुअली क्या है, इन प्रेग्नेंट फीमेल्स थोरैसिक ब्रीदिंग बिकम्स डोमिनेंट। क्यों? प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर डायफ्राम उतने ही प्रेशर से एब्डोमेन पे धक्का मारने लगा तो एब्डोमेन में यूट्रस के अंदर यानी कि मदर वूम में फीटस ग्रो कर रहा है, तो बॉडी एक अडेप्टेशन करेगा कि मुझे ना डायफ्राम को हल्का हल्का मूव करना है, क्योंकि मुझे इतनी तेज धक्का नहीं मारना कि फीटल डैमेज हो जाए। इसीलिए वहां पर थोरैसिक ब्रीदिंग डोमिनेंट होने लगती है। मतलब कॉस्टल मसल कहती है डायफ्राम से कि भाई तू ना अपना एक्टिविटी थोड़ा सा लो कर दे, हम थोड़ा नॉर्मल से बढ़ा देते हैं, जिससे कि यूट्रस में जो फीटस ग्रो कर रहा है उस पर कोई अनवांटेड प्रेशर ना पड़ जाए। सो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में बस ये अडेप्टेशन होगा, नॉर्मली फीमेल्स में एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही होती है अंडर रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, तो लिखो अब फिफ्थ पॉइंट, a person can inhale or exhale. A person can inhale or exhale without using ribs at all. A person can inhale or exhale without using ribs at all. नोट ही चल रहा है, 5 पॉइंट्स खत्म हो गए, अब मैं 6th पॉइंट लिख रही हूं। सिक्स पॉइंट लिखो, इन प्रेग्नेंट फीमेल्स in pregnant females, comma, thoracic breathing becomes prominent. In pregnant females, thoracic breathing becomes prominent. Thoracic breathing becomes prominent. ठीक है, अब नंबर 7, सुनना ध्यान से। किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी से या कोई भी बॉडी के इंटरनल इंजरी से अपने आप ऐसा अगर हो गया
कि डायफ्राम में एक नीडल के प्रिक जितना, मतलब बहुत जरा सा भी पंचर लग गया तो पर्सन विल डाई ड्यू टू कोलैप्स ऑफ लंग्स। देखो, अगर ऐसे में क्वेश्चन बना दूं कि अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंटल इंजरी, किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होता है गाड़ी में, तो जो स्टीयरिंग होता है वो स्टीयरिंग का पोजीशन नॉर्मली इंसान के हाइट पे ऐसे होता है कि वो यहाँ जाकर डायफ्राम में घुस सकता है। तो अगर वो स्टीयरिंग डायफ्राम में घुसा और डायफ्राम में कहीं से भी हल्का सा पंचर हो गया, जरा सा छेद हो गया, प्रिक हो गया, तो उस इंसान के लंग्स कोलैप्स कर गए, रिजल्टिंग इन डेथ। मतलब बाहर से देखकर इंसान का कहीं खून नहीं निकला, कोई चोट नहीं निकली, लेकिन तब भी वो ऑन द स्पॉट ही मर गया। क्योंकि शुरुआत में याद है मैंने कहा था लंग सक्शन पंप्स हैं। लंग्स अपना वॉल्यूम और प्रेशर तब चेंज करते हैं जब थोरैसिक कैविटी में चेंजेस आते हैं, और थोरैसिक कैविटी का बेस क्या था? डायफ्राम। अब अगर मैं पूरा बलून ले रही हूँ और बलून में कहीं नीचे एक जरा सा प्रिक कर दूं तो पूरा ही बलून फट जाएगा ना, बेकार तो वो पूरा ही हो गया फिर। तो वही हुआ, जैसे ही डायफ्राम में जरा सा पंचर लगा वैसे ही थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर सब खत्म हो गया, सारी हवा निकल गई उसमें से। और लंग्स ने देखा कि जब थोरैसिक कैविटी में ही कुछ नहीं बचा तो मैं कैसे सांस ले पाऊंगा। तो जो लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम था आरवी, वो भी सब खत्म हो गया, सारे एल्वेलाई ऐसे पिचक गए, रिजल्टिंग इन डेथ। ठीक है, तो याद रखना है, इफ डायफ्राम गेट्स पंचर्ड डेथ अकर्स ड्यू टू कोलैप्स ऑफ लंग्स, जिसमें लंग में पंचर नहीं लगा लेकिन थोरैसिक कैविटी का प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ एयर खत्म हो गया। ठीक, दूसरी बात, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन दे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लंग्स काम नहीं कर रहे होते फीटल लाइफ में, पैदा होने के बाद मैंने कहा था वो पहला सांस लेगा, पहली बार लंग्स के एल्वेलाई इन्फ्लेट होंगे और फिर ये वाला काम शुरू हो जाएगा। अब मान लो कि डॉक्टर कहता है कि जी आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसके लंग्स इन्फ्लेट हुए ही नहीं, उसके लंग्स में मान लो, याद है एल्वेलाई पे लेसिथिन लगना चाहिए था जो क्लारा सेल्स ने रिलीज किया था, वो नहीं था, या आपके बच्चे के लंग्स सही से डेवलप नहीं हुए थे, या कुछ भी वजह से डॉक्टर ने कहा जी आपका बच्चा पैदा होने पर इसलिए मर गया कि उसके लंग्स ने काम शुरू ही नहीं किया। तो अब पेरेंट्स को डाउट है कि डॉक्टर शायद गलत बता रहा है, किसी और वजह से बच्चे की डेथ हुई है, बच्चे ने सांस तो लेना शुरू किया था। तो डॉक्टर पोस्टमार्टम करेगा। अब पोस्टमार्टम में क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर ने कट मारते हैं, सीधा एक ऐसा कट मारा, कट मार के उस बच्चे के लंग्स निकाल लिए, लंग्स निकाल करके एक पानी के बीकर में लंग को छोड़ दिया। अगर बच्चे ने सांस लेनी शुरू कर दी थी तो उसके लंग्स में आरवी यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम स्टोर होना शुरू हो चुका होगा, और अगर उसके लंग्स में हवा थी तो पानी में डालते ही उसके लंग्स तैर जाएंगे। और अगर वो बच्चा सांस ले ही नहीं पाया था तो उस बच्चे के लंग्स बिना आरवी वाले थे, बिना हवा वाले, तो वो पानी में डूब जाएंगे, दे विल सिंक। दैट मीन्स जब भी बच्चा हो, एडल्ट हो, आप हैं, मैं हूं, कोई भी किसी के भी चेक करने हैं कि डेथ की वजह कोलैप्स ऑफ लंग्स है या कुछ और है, तो किसी भी इंसान के लिए वो टेस्ट यही होगा। अगर डेथ का रीजन कोलैप्स ऑफ लंग्स है तो लंग में से सारी हवा निकल गई है, आरवी भी नहीं बचा, इसीलिए लंग्स डूब जाएंगे। और अगर किसी के डेथ की वजह हार्ट अटैक है, ब्रेन इंजरी है, कुछ किडनी फेलियर है, कुछ भी और रीजन है, तो मरने के बाद भी हमारे लंग्स में क्या बचा रहता है? आरवी। याद है मैंने कहा था कुछ भी एफर्ट लगा लो, बिल्कुल लास्ट एफर्ट के बाद भी जो हवा एक्सेल आउट नहीं हो सकती है
उसे आरवी कहते हैं। तो अगर रीजन ऑफ डेथ कुछ और है तो हमारी मरने के बाद भी लंग्स फ्लोट करते रहेंगे, क्योंकि उसमें क्या रखा होगा, आरवी। ठीक है, समझ आ गई ये बात? लिखो जरा 7th पॉइंट, इफ diaphragm gets punctured, if diaphragm gets punctured, comma, death occurs due to collapse of lungs. Death occurs due to collapse of lungs. रिपीट कर रही हूं, if diaphragm gets punctured, death occurs due to collapse of lungs. ठीक, चलो अब नेक्स्ट सुनो। अपनी ब्रीदिंग कैसी थी, नेगेटिव प्रेशर की पॉजिटिव प्रेशर? अपनी वाली ब्रीदिंग थी नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, जिसका मतलब अब आप अच्छे से समझ गए हो कि नॉर्मली इनहेलेशन करते हुए हम अपने थोरैसिक कैविटी में -2 से -6 mm ऑफ Hg का प्रेशर डेवलप करते हैं, जिससे कि हवा हाई से लो प्रेशर की तरफ खिंच जाएगी, यानी कि एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ। और लंग्स अपना वॉल्यूम और प्रेशर चेंजेस करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द थोरैसिक कैविटी। याद आ गई बात? देखो, इससे एक फायदा है हमें, हम जो है ना नाक से सांस लेते रहते हैं और मुंह से खाना खाते रहते हैं। दैट मीन्स जो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग करेगा, ही और शी कैन इनहेल एक्सेल एंड ईट एट द सेम टाइम। मतलब ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि हमारे मुंह से वो हवा का प्रेशर चेंज हो जाएगा। लेकिन फ्रॉग के अंदर नेगेटिव प्रेशर नहीं, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग मतलब डिटेल क्या है अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको फ्रॉग का पूरा फिजियोलॉजी नहीं पता है अभी। लेकिन फ्रॉग के अंदर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होने की वजह से फ्रॉग कांट ब्रीद एंड ईट एट द सेम टाइम, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लिखो जरा नंबर 8 पॉइंट लिखेंगे, ह्यूमंस शो negative pressure breathing. Humans show negative pressure breathing. So we can eat and breathe at the same time. So we can eat and breathe at the same time. Number 9. In frog, there is positive pressure breathing. In frog, there is positive pressure breathing. So it can't eat and breathe at the same time. So it can't eat and breathe at the same time. ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग है फ्रॉग में, खाना खाने का काम और सांस लेने का काम साथ में नहीं कर सकता। बस इतना याद रखना, उसे अपने मुंह में हवा भर के रखनी पड़ती है, ऐसे फिर ऐसे।
ऐसे करके वो मुंह से काम करवाता है। कैसे, वो अभी नहीं समझा पाऊंगी आपको, अभी आपको फ्रॉग नहीं आता है डिटेल में। तो बस इतना याद रखना कि अभी मैम ने इतना समझाया है कि मुंह में हवा का प्रेशर चेंज करना पड़ता है, तो खाना खाना साथ में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक, अब लास्ट 10th पॉइंट। नोट के अंदर, ये सब आप नोट में लिख रहे थे, लिखो 10th पॉइंट, रेस्पिरेटरी कोस्टेंट RQ। रेस्पिरेटरी कोस्टेंट RQ। देखो, रेस्पिरेटरी कोस्टेंट RQ को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 एब्सॉर्ब्ड। एक इंस्ट्रूमेंट आता है गेनोंग्स रेस्पिरोमीटर, उसकी मदद से हम ये वाला रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि मैंने शुरुआत में बताया था कि हमने फूड को ऑक्सीडेशन करा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा, तो CO2 निकला, वाटर निकला और एनर्जी निकली जिसे हमने स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो कितना CO2 इवॉल्व हुआ, बाय कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया था, इस बेसिस पर हम RQ निकालते हैं। RQ निकाल करके आगे आपको बॉटनी के अंदर एक टॉपिक पढ़ना होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वहां पर इसका फंडा समझ आएगा कि क्यों इसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे हमें क्या फायदा होता है। फिलहाल देखो, अगर मैं आपसे कहूं, सुनना पहले, RQ फॉर ग्लूकोज क्या है, तो आप कहोगे, जब आपको बॉटनी में रिएक्शंस को बैलेंसिंग करना सिखाया जाएगा तो वहां बताएंगे 6 CO2 निकलते हैं और 6 O2 एब्जॉर्ब होते हैं। कैंसिल हो गया, कितना आ गया वैल्यू 1। तो RQ फॉर ग्लूकोज कितना है 1, फॉर फैट्स है 0.7, फॉर प्रोटीन है 0.9। याद है मैंने आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में जो है कैलोरीफिक वैल्यूज भी याद करवाई थी, इसलिए बस मैं यहाँ याद करवा रही हूँ। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको बॉटनी में डिटेल में समझाया जाएगा। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो बताओ, एनारोबिक है तो O2 एब्जॉर्ब होगा, होगा ही नहीं, 0। अब एनीथिंग और 0, चाहे मैं कहूं CO2 इवॉल्व हुआ 1, 2, 3 कुछ भी, तो यहां मैं लिखूंगी 1/0, कुछ भी हो, इट विल कम आउट टू बी इंफिनिटी। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक तो ये जरूरी नहीं था कि CO2 हमेशा इवॉल्व हो, और अगर होगा तो 1, 2, 3 कितने भी CO2 इवॉल्व हो, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि कौन सा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होता ही नहीं है। ठीक है, तो लिखो जरा 10th पॉइंट, रेस्पिरेटरी कोस्टेंट इक्वल टू volume of CO2 evolved by volume of O2 absorbed। Example, RQ for glucose equal to 6 CO2 by 6 O2, that is 1. Next, RQ for fat 0.7, सीधा याद करो अभी,
RQ for protein 0.9, RQ for anaerobic respiration infinity, RQ for anaerobic respiration infinity. Anything by 0, it can be 1 by 0, 0 by 0, 2 by 0, anything by 0 comes out to be infinity. एंड में लिखना this RQ is measured by, this RQ is measured by using Ganong respirometer. This RQ is measured by using Ganong respirometer. ठीक है, अब हमारा नोट कंप्लीट हो गया। नोट के अंदर 10 पॉइंट्स लिखे हमने। तो देखो, अब यहां तक की कहानी समझ आ गई है कि कैसे जो है हवा का एक्सचेंज एटमॉस्फेयर के साथ लंग्स कर रहे हैं। अब आगे बढ़ना है। अब हमें समझना है कि बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा। तो हमने ब्रीदिंग पढ़ लिया, अब नेक्स्ट स्टेप है रेस्पायरेशन कैसे होगा। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज। तो देखो यहां पर there are two sites या two levels at which exchange of gases occur। कैसे कैसे खुद थोड़ा सा एनालिसिस करो कि लंग्स के एल्वेलाई में हवा पहुंची हुई है, एल्वेलाई से खून लेकर के जाएगा, फिर खून पूरी बॉडी में भागेगा और खून टिश्यू को ऑक्सीजन देके आएगा और बदले में CO2 लेके आएगा। तो पहला एक्सचेंज हुआ between the lung alveoli and the blood capillaries, ये एक्सचेंज हुआ। और दूसरा एक्सचेंज हुआ between blood capillaries and the tissue cells। So there are two sites for exchange of gases। समझ आ रही है बात? जब एक्सचेंज होता है लंग एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, उसे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। और जब एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स, उसे इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं। कैसे होता है इसका हम एक पूरा सेटअप बना करके समझेंगे। तो लिखो जरा, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs at two different sites या levels। The exchange of gases occurs at two different sites या levels। लिखो नंबर 1, in between lung alveoli and blood capillaries, in between lung alveoli and blood capillaries called external respiration। नंबर 1 है in between lung alveoli and blood capillaries called external respiration
और नंबर 2 है इन बिटवीन, लिखो खुद लिखो, इन बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स, in between the blood capillaries and tissue cells called internal respiration. In between the blood capillaries and tissue cells called internal respiration. अब इसके आगे कहानी थोड़ी सी मैथमेटिकल लॉजिकल हो रही है, कुछ ज्यादा ही, तो थोड़ा ध्यान से समझते जाना। अब हमने ये सुना है कि गैसेस हैव हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस को मैं कंपैरिजन करने जाऊं तो मुझे पता है कि गैस सबसे तेजी से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में डिफ्यूज करती है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस सबसे ज्यादा होता है। ये तो बेसिक साइंस है जो आपने पढ़ी है। लेकिन हमें अपने बॉडी में प्रेशर ऑफ गैस झेलने की कैपेसिटी दी ही नहीं गई है। क्यों? मान लो ये मेरा एक आर्टरी है, ब्लड वेसल है, इसमें मैंने सिर्फ ऑक्सीजन गैस भर दी, ये आ गया सिर्फ ऑक्सीजन अकेला। कोई भी गैस हो वो अपने चेंबर, ये एक तरह का चेंबर बन गया, इस चेंबर की दीवार पर धक्का मारेगी। क्यों? गैस को कंप्रेस करके भरना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का रैंडमनेस इतना ज्यादा है कि वो जो है अपने चेंबर पे ऐसे धक्का मारती है कि किसी तरह से मैं इसको रप्चर करूं और यहां से भागूं, क्योंकि इसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा है। सॉलिड होता तो आराम से बैठा रहता, वो तो कोई रैंडमनेस दिखाता ही नहीं है। लिक्विड होता दिखाता, लेकिन इससे कम दिखाता। लेकिन अगर इसको मैंने एक ब्लड वेसल में भर लिया तो ये मेरे ब्लड वेसल, मान लो ये आर्टरी है, इस आर्टरी की दीवार पे इतना धक्का मारेगा, इतना प्रेशर लगाएगा कि मैं प्रेशर से इस ब्लड वेसल को रप्चर करूं और यहां से भाग जाऊं। और ये प्रेशर इतना हाई होगा कि ब्लड वेसल झेल नहीं पाएगा और हमारे बॉडी के सब ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरी सब फट जाएंगे। तो अब हमने गैसेस को फिर सिलेक्ट ही क्यों किया एक्सचेंज के लिए? हमने गैसेस को अकेला नहीं रखा, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस रखा। मतलब O2 जहां है साथ में CO2 भी है। कम है, ज्यादा है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी में हर जगह, ध्यान से सुनना, मैंने कहा हर जगह मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठाऊं और किसी की बॉडी में उठा के ऑक्सीजन भर दूं। वो तुरंत आदमी, जो वो भी इंसान है, उसके बॉडी में आपने ऑक्सीजन भर दिया, ऑक्सीजन इतना ज्यादा हो गया कि उसने लगाया धक्का और कैपिलरीज फट जाएंगी सारी। तो हमें हर जगह अकेला ना O2 चाहिए, ना अकेला CO2 चाहिए, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस चाहिए। अब होगा क्या इस मिक्सचर ऑफ गैसेस से? देखो यहां ये O2 है, ये CO2 है, एक एक ही लेते हैं। ये दोनों बड़े परेशान है कि हमें क्यों बंद किया एक जगह पर। इस O2 ने दीवार पे धक्का मारा कि मैं बाहर जाऊंगा, CO2 ने भी दीवार पे धक्का मारा, मैं भी बाहर जाऊंगा। लेकिन इन दोनों ने रियलाइज करा हम सिर्फ दीवार पे धक्का क्यों मार रहे हैं, एक दूसरे से भी तो कॉम्पीट करें। O2 कहता पहले मैं जाऊंगा, CO2 कहता नहीं पहले मैं जाऊंगा। अब इस O2 ने CO2 को धक्का मारना शुरू कर दिया, CO2 ने O2 को धक्का मारना शुरू कर दिया। जब आपस में झगड़ा करने लगे तो जो नेट प्रेशर दीवार पे था ना, वो वीक पड़ने लगा। अब इस प्रेशर को प्रेशर ना कह के कहते हैं पार्शियल प्रेशर। सुनना ध्यान से,
partial pressure as per Dalton's law, डाल्टन ने दी है सारी कहानी, partial pressure is the pressure exerted by, pressure exerted लगाया, pressure exerted by an individual gas in combination of gas. तो कई सारे गैसेस के कॉम्बिनेशन में एक इंडिविजुअल गैस कितना धक्का मार रही है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर गैसेस इन मिक्सचर। मतलब O2 कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगी ये CO2 पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी से लगा रहा है। CO2 कितना धक्का लगाएगा O2 पर, उसको O2 से मतलब नहीं है, वो अपनी मर्जी से लगा रहा है। लेकिन ये बात पक्की हो गई, इन दोनों की फाइट के चक्कर में कैपिलरी की दीवार पर धक्का कम हो गया और अब वो रप्चर नहीं होगा। तब आप समझ गए कि क्यों हम चाहते हैं कि गैसेस कॉम्बिनेशन में रहें। अगर कॉम्बिनेशन में नहीं रहेंगी तो वो मारेंगी बहुत ज्यादा प्रेशर इंस्टेड ऑफ पार्शियल प्रेशर, और वो हम झेल नहीं पाएंगे। तो 2 का कॉम्बिनेशन हो, 3 का हो, 4 का हो, 6 का हो, कॉम्बिनेशन में जितनी ज्यादा गैस होंगी उतना ही पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा। तो ह्यूमंस को एक्सचेंज के लिए जितना पार्शियल प्रेशर चाहिए था और जितना फोर्स लगा के हम ब्रीदिंग करते हैं उस हिसाब से हमें बस 2 ही गैसेस का कॉम्बिनेशन चाहिए, O2 और CO2। हालांकि आप जानते हो कि हवा में करीब 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन वो नाइट्रोजन हमारे बॉडी में आने वाला नहीं है। हमने उसको इतने प्रेशर से खींचा ही नहीं कि वो पहुंच सके, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन में 3 गैस नहीं चाहिए थी, हमें कितनी चाहिए थी? 2। ठीक, तो अब यहां पर एक स्टेटमेंट लिखोगे, ये दोनों पॉइंट्स लिखे, इसके नीचे लिखोगे gases show highest diffusion rate gases show highest diffusion rate, that is from high pressure to low pressure, that is from high pressure to low pressure. Next point, but in human body, comma, the exchange of gases occurs, but in human body, comma, the exchange of gases occurs from high partial pressure to low partial pressure. ये लिखा, but in human body, exchange of gases occurs from high partial pressure to low partial pressure. Next, according to Dalton's law, partial pressure is the pressure exerted by an individual gas in
कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। रिपीट कर रही हूं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, partial pressure is the pressure exerted by an individual gas in combination of gases, in combination या mixture of gases, कुछ भी कर सकते हो। फिर बोल रही हूं, important point है, according to Dalton's law, partial pressure is the pressure exerted by an individual gas in combination or mixture of gases. Example, लिखो, partial pressure of O2, partial pressure of O2 represented as PO2, ऐसे लिखा करेंगे। एग्जाम्पल, partial pressure of O2 represented as PO2 and partial pressure of CO2 represented as PCO2 and partial pressure of CO2 represented as PCO2। ठीक है, अब मैंने ये सारी कहानी का आपको एक सेटअप बना के दिखाती हूँ, तब ये सब क्लियर हो जाएगा क्या है ये कहानी। चलो देखो, अब मैंने क्या किया है सेटअप में, लंग के एल्वेलाई दिखाए हैं, ये टिश्यू दिखाया, टिश्यू में सेल्स होंगे। तो मान लो इस तरह से ये मैं सेल्स दिखा रही हूं। ये है पूरा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स हैं। तो अब सबसे पहले ये है हवा, एटमॉस्फेरिक एयर। तो देखो, एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 होता है 159 mm of Hg, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, और PCO2 होता है 0.3 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। यहाँ PN2 भी कुछ होगा, हमें नहीं याद करना, 576 के करीब होता है। क्यों? समझना ध्यान से, सब सामने देखना है, डायग्राम बाद में बनता रहेगा। PO2 टोटल हवा जितनी बाहर है उसमें 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, और करीब 0.04% CO2 है। जो गैस जितनी ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा, वो उतना ज्यादा धक्का मार सकता है। कि मान लो मैं कहती हूँ 1000 ऑक्सीजन है और 10 CO2 हैं। अब 1000 ऑक्सीजन ही ज्यादा धक्का मारेंगे ना, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हैं। 10 CO2 कितना धक्का मार लेंगे। और तीसरा चीज, कंपटीशन में N2 है और वो सबसे ज्यादा है, तो वो O2 CO2 पे धक्का और जबरदस्त लगा रहा है। तो ओवरऑल इस समय सबसे ज्यादा धक्का N2 लगा रहा है कि मैं पहले भागूंगा, उससे कम धक्का O2 लगा रहा है, और बहुत ही कम धक्का CO2 लगा रहा है। अब धक्का बाहर एटमॉस्फेयर में लग रहा है, लगता रहेगा। हमने सांस लिया प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके,
यहाँ अगर 0 था तो हमने -2 से -6 किया। अब हम जब हवा खींचने लगे तो नाइट्रोजन इतना कंपटीशन में खो गया कि भूल ही गया कि ये दोनों तो निकल लिए कंपटीशन से, और हमने O2 और CO2 थोड़ा सा इनहेल कर लिया। तो नाइट्रोजन इतना ज्यादा था कि वो उलझा रहा कंपटीशन में, प्लस हमने इतना डिफरेंस क्रिएट ही नहीं किया कि वो अंदर खिंच सके। सिर्फ कौन खिंच के आए? O2 और CO2। तो O2 और CO2 हमारे लंग्स के एल्वेलाई तक पहुंच गए। लेकिन एक बात समझना, हवा में 3 का कंपटीशन था और बॉडी में 2 का कंपटीशन रह गया। CO2 तब बहुत कमजोर था जब 3 थे, लेकिन जब 2 होंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। अगर एक कोई ऐसा है बंदा सामने जिससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो अपनी ताकत वीक हो रही थी, लेकिन अब लगा कि नहीं, ये इससे ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, ये तो मैं थोड़ा कंपटीशन में आ सकता हूँ, तो डर थोड़ा कम हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, ये एटमॉस्फेरिक एयर पहुंच गई लंग एल्वेलाई में। ऐसे पहुंची, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल करते हुए एल्वेलाई तक पहुंची। जब तक यहाँ पहुंची तो पैसेज में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज हो गया, फंस गया, और पहुंचते पहुंचते ये जो एल्वेलाई में हवा पहुंची है इसे कहते हैं एल्वेओलर एयर। इसमें PO2 है 104, अब मैं यूनिट नहीं लिख रही हूं, और PCO2 है 40। तो 104 और 40, तो देख रहे हो यहां पहुंचते पहुंचते CO2 को रियलाइज हो गया कि अब N2 नहीं है, मैं जरा अपना धक्का बढ़ाता हूं, और जब उसने अपना बढ़ाया तो O2 को थोड़ा खुद ही कमजोर होना पड़ गया। तो कंपटीशन में अभी भी O2 ही आगे है, लेकिन फिर भी कुछ चेंज नजर आ रहा है। अब लंग्स के एल्वेलाई से ये गैसेस पहले हार्ट के पास जाएंगी और फिर हार्ट इनको आगे बढ़ाएगा। लंग्स से हार्ट के लेफ्ट पार्ट में जो ऑक्सीजन, जो गैसेस को ले जाएगा, उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो देखो यहां से पल्मोनरी वेन ले गया हार्ट के पास, और हार्ट से जब ब्लड आगे बढ़ता है तो इसे आर्टीरियल ब्लड कहते हैं। आर्टीरियल मतलब आर्टरीज इस खून को लेके जाएंगी, और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऐसा खून जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। अब आप अच्छे से समझ गए, हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, दोनों चीजें, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है। तो अब हार्ट से ये जो ब्लड गया ये है आर्टीरियल और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर PO2 है 95 से 96 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और CO2 है 40। थोड़ा देख रहे हो कम हो गया यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, मार्जिनली। और CO2 में भी मान लो कि ये 40 था तो हो सकता है 39.7 हो गया है। इतना माइन्यूट सा चेंज था कि हम उसे लिखते नहीं है। तो यहाँ तक आ गया। अब ये आर्टरीज एक एक टिश्यू तक जाएंगी एक्सचेंज करने। ये आ गया टिश्यू। अब इस टिश्यू में देखो, देखो अब मैं कहती हूं कि ये टिश्यू सफोकेटेड है क्योंकि इस टिश्यू में ऑक्सीजन कम हो रहा है और CO2 बढ़ रहा है। मतलब ये टिश्यू मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अपना काम अच्छे से कर रहा है। तभी इसने कहा भाई जो तूने पिछली बार मुझे ऑक्सीजन दिया था ना वो खत्म हो गया है, अब और दे दे और मुझसे बदले में CO2 ले जा। यही तो काम है ब्लड कैपिलरीज का। सुनना ध्यान से, exchange of gases occurs
फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यहां से यहां PO2 का एक्सचेंज हुआ, यहां से यहां CO2 का एक्सचेंज हुआ, हाई से लो, हाई से लो, ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। ये जो एक्सचेंज हुआ था बिटवीन लंग एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, अब यहां से एक्सचेंज के बाद जो ब्लड लेकर के चला वो वेन्स होंगी। तो टिश्यू तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वो आर्टरी है, और जो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है वो वेन्स हैं। फिर से समझ जाना, ऑक्सीजन थोड़ा कम है और वेन में थोड़ा सा CO2 ज्यादा है। तो मैं इस ब्लड को लिख रही हूं वेनस और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें PO2 है 45, PCO2 है PO2 है 40 और PCO2 है 45। मतलब ऑलमोस्ट सेम सही है, लेकिन थोड़ा सा ऑक्सीजन कम है और थोड़ा सा CO2 ज्यादा है, तो इसीलिए मैं इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रही हूँ। अब ये सारा ब्लड इकट्ठा होकर फिर से कहाँ जाएगा? हार्ट से इसको लंग्स के पास लेके जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। तो देख रहे हो, एक्सेप्शन थे ये, हार्ट में वैसे फिर पढ़ेंगे। पल्मोनरी वेन है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। पल्मोनरी आर्टरी है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये पहुंची एल्वेलाई के पास और लंग्स ने फिर एयर को एक्सेल आउट कर दिया। सारा कुछ इकट्ठा हो गया, फिर हमने खींच करके उसे एक्सेल किया। ये है एक्सेल्ड एयर या एक्सपायर्ड एयर। PO2 है 116 mm of Hg और PCO2 है 32 mm of Hg। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या हुआ, आ तो रहा था 40-45 और आपने निकाला 116 और 32, ऐसा क्यों हो गया? इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगली क्लास में समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल याद रखो, हमारे लिए फ्रेश एयर वो है जिसमें 159 और 0.3 है, और हमारे लिए फाउल एयर, बेकार हवा, वो है जिसमें 116 और 32 है। तो हमें वो हवा लेनी है और वो हवा छोड़नी है। ठीक, दिस एक्सचेंज between lung alveoli and blood capillaries is external respiration. This exchange between blood capillaries and tissue cells is internal respiration. ठीक है, ध्यान से इस डायग्राम को बना लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी बात को एक टैबुलर फॉर्म में फिर समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं फिर बोल रही हूं एक बार। एटमॉस्फेरिक एयर लंग एल्वेलाई में पहुंची, लंग एल्वेलाई से हार्ट के पास ले गया पल्मोनरी वेन, हार्ट ने आर्टरीज में भेजा, आर्टरीज टिश्यू के पास पहुंची इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। आर्टरी ही है जो ब्रांच करके कैपिलरी बनाती है। कैपिलरी ने टिश्यू के साथ एक्सचेंज किया, हाई टू लो, हाई टू लो। एक्सचेंज के बाद टिश्यू से अवे जो जा रही हैं वो वेन्स हैं। इनमें PO2 थोड़ा कम है, CO2 थोड़ा ज्यादा है। इन्होंने सारा कुछ पूरे बॉडी का ब्लड इकट्ठा करके हार्ट को दिया। हार्ट ने ये सारा ब्लड भेजा लंग्स के पास, किसके वाया? पल्मोनरी आर्टरी। उसमें से जो एक्सेल करना था एक्सेल हो गया और फिर से एक्सचेंज में फ्रेश एयर आ गई। ठीक है, सो लास्ट वी हैव डिस्कस्ड दिस एज क्लास
नेक्स्ट क्लास में इसी डायग्राम को हम एक टेबल के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।